तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडी मैजिक। और आज हम इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 की हम सारी पोएम्स का रिवीजन एक ही वीडियो में करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आता है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इस पोएम में बेसिकली तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक तो पोएट है, तो जो पोएट है, पोएट जो है बेसिकली वो जा रहे होते हैं और उनके रास्ते में एक हेमलॉक ट्री पड़ता है। हेमलॉक ट्री बेसिकली एक पॉइजनस ट्री जिसके ऊपर स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं और इसको जो है बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है हमारी सोसाइटी में। और जो क्रो है, ठीक है, जो क्रो होता है वो क्या, एक ब्लैक कलर का ब्लड होता है जिसकी बहुत ही नेस्टी साउंड होती है और क्रो को भी जो हमारी सोसाइटी जो है इनऑस्पिशियस मानती है। तो जो है जो पोइट होते हैं वो एक रास्ते पे से जा रहे होते हैं, उनके रास्ते में एक हेमलॉक ट्री होता है। अब उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो होता है। उस क्रो के सडन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि कुछ स्नो जो है पोइट के ऊपर गिर जाती है। अब जब वो स्नो पोइट के ऊपर गिरती है तो पोइट का जो मूड होता है, यानी कि जो पोइट की जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, मूड होता है, वो चेंज हो जाता है। पहले जो पोइट था बहुत ज़्यादा सैड और डिसअपॉइंटेड था, लेकिन अब जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अब जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोइट है वो कहता है कि उसका जो आधा दिन जो था वो वेस्ट होने से बच गया। मतलब पोइट ने ऑलरेडी अपना आधा दिन जो है सॉरोस में और ग्लूमीनेस में जो है वेस्ट कर दिया। और पोइट कहते हैं अगर ये छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ ना हुआ होता तो उनका जो बचा वो आधा दिन है वो भी सॉरोज में वेस्ट हो जाता। और इस छोटे से इंसिडेंट में इस जो स्नो गिरने का छोटा सा इंसिडेंट था, इसकी वजह से जो है उनका आधा दिन वेस्ट होने से बच गया और उनका मूड अच्छा हो गया। ठीक है। तो ये थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो। फिर आती है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस बेसिकली यहाँ पे फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से। मैं एक मिनट, ये टेबल है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। ग्रीड स्टैंड करता है फायर के लिए, एवराइज स्टैंड करता है फायर के लिए, क्रुएल्टी स्टैंड करता है आइस के लिए, लस्ट स्टैंड करता है फायर के लिए, कॉन्फ्लिक्ट स्टैंड करता है फायर के लिए, फ्यूरी स्टैंड करता है फायर के लिए, इनटॉलरेंस स्टैंड करता है आइस के लिए। जहाँ जहाँ पे इन एन है ना, वहाँ पे आप आइस कंसिडर कर लो। रिजिडिटी आइस के लिए, इनसेंसिटिविटी आइस के लिए, कोल्डनेस आइस के लिए, हेट्रेड आइस के लिए और इनडिफरेंस भी आइस से। तो फायर के लिए क्या क्या है, ग्रीड है, एक सेकेंड, हाँ, फायर के लिए ग्रीड है, फायर के लिए एवराइस है, फायर के लिए लस्ट है, फायर के लिए और क्या क्या है, फायर के लिए हमारा फ्यूरी है, फायर के लिए कॉन्फ्लिक्ट है। एक और चीज़ बची है, हाँ, फायर के लिए है हमारा ये। ठीक है। तो फायर के लिए क्या क्या है, ग्रीड है, एवराइज है, लस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूरी है, बाकी सब क्या है हमारे आइस है। ठीक है। तो फायर हमें पता चल गया, फायर मेनली डिज़ायर के लिए स्टैंड करता है, आइस बेसिकली हेट्रेड के लिए। तो हमारी जो वर्ल्ड है, देयर आर टू पॉसिबल वेज थ्रू विच आर वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रक्टेड। एक तो फायर है यानी कि डिज़ायर है और दूसरा आइस है यानी कि हेट्रेड है। तो पोइट कहते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा। ठीक है। लेकिन पोइट कहते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है कि जो अर्थ है वो दूसरे टाइम भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो सेकेंड टाइम के लिए आइस भी सफिशिएंट है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। तो मैसेज ये दे रहे हैं रॉबर्ट फर्स्ट कि हमें जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वी विल नॉट कंट्रोल आर इमोशन देन वी विल बी एट अ वर्ल्ड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हम जो है हम खुद ही मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो हमें वॉर्स, डिज़ायर, ग्रीड, ये सब भावनाओं को हमें छोड़ के जो है एक दूसरे में लव को स्प्रेड करना चाहिए और इन वॉर रिलेटेड थिंग्स को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा डिस्ट्रक्शन होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं नेल्सन मंडेला। मैम नेल्सन मंडेला तो नहीं, इसकी पोएम, इसकी पोएम है टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू बेसिकली एक टाइगर के बारे में है जो जैसे हमने जू में केज कर रखा है। ठीक है। और ये जो पोएम है ये मॉक करती है ह्यूमंस पे जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए और एनिमल्स को केज कर रहे हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। तो पोएम हमें बताते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसी भी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हमें हर एक एनिमल को फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस की तरह एनिमल्स भी फ्रीडम डिजर्व करते हैं। स्टॉक्स एंड ही मूव्स। सो यहाँ पे ही मतलब टाइगर है। तो पोइट कहता है फर्स्ट लाइन में जो टाइगर है वो अपने विविड स्ट्राइप मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं कि एक टाइगर है और वो एक केज के अंदर बंद है और वो उस इनक्लोज स्पेस के अंदर जो है वो वॉक कर रहा है अपने ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स के साथ, द फ्यू स्टेप्स ऑफ केज। तो इसका मतलब ये है कि जो केज था वो बहुत ही छोटा था। ठीक है। मतलब कि जिस स्पेस के अंदर वो इंक्लोज था, कन्फाइंड था, वो बहुत ही छोटी जगह थी और वो जो है उस छोटी सी जगह में घूम रहा था। ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो वेलवेट आप देखोगे एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो पोइट कहते हैं कि जो टाइगर के जो पॉज थे ना वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट थे। इन एस क्वाइट रेज। तो क्वाइट रेज मतलब कि एंगर,
यानी कि शांत गुस्सा। अब आपने कभी सुना है कि क्या गुस्सा शांत होता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वाइट रेज का बेसिकली मतलब पोएट कहना चाहता है कि क्वाइट रेज का मतलब ये है कि जो टाइगर था ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था। अगर वो गुस्सा करता भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। कोई इसके बात सुनता नहीं था, वो तब भी केज के अंदर रहता, तो टाइगर बिल्कुल हेल्पलेस था और बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसके वजह से जो गुस्सा था, वो जो टाइगर था ना, वो गुस्सा अंदर ही अंदर सह रहा था। ही वॉज डाइजेस्टिंग द एंगर इन साइड, बिकॉज ही नो दैट ही वॉज हेल्पलेस एंड ही कांट डू एनीथिंग। पोएट कहता है कि तो जब जू में था तब की बात है। अब पोएट कहता है कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो लर्किंग लर्किंग मतलब हाइडिंग, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता ना तो वो हाइड कर रहा होता किसके अंदर, द शैडो ऑफ द थिक ट्रीज। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनकी शैडो के अंदर वो छुपा होता, वो लॉन्ग ग्रासेस के बीच में छुपा होता, और वो वाटर होल यानी वाटर स्ट्रीम के पास में होता और अपने शिकार या फिर डियर का इंतज़ार कर रहा होता उसे कैप्चर करने के लिए। पोइट कहते हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो विलेजेस में जो हाउसेस होते हैं ना, उनके आसपास घूम रहा होता, और वो जितने भी विलेजर्स हैं उन्हें परेशान कर रहा होगा, उन्हें स्केयर कर रहा होगा, उन्हें टेरराइज कर रहा होगा। ठीक है, कैसे कर रहा होगा? अपने वाइट फैंक्स, उनके उसके जो टीथ है, उसके जो शार्प टीथ है और बिग क्लॉस है, उनकी मदद से वो क्या कर रहा होगा? विलेजर्स को टेरराइज और स्केयर कर रहा होगा। लेकिन पोइट कहते हैं कि रियल सिचुएशन क्या है कि वो जो टाइगर है, करंट सिचुएशन ये है कि जो टाइगर है वो एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, यानी कि ब्रिक या सीमेंट से बने हुए सेल के अंदर वो बंद है, यानी कि केज के अंदर वो बंद है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है केज के पीछे ने, उस बार्स के पीछे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ कन्फाइंड एंड ही इज़ नॉट हैप्पी स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द हिज केज। तो जो टाइगर है वो बहुत ही छोटी सी जगह पे इंक्लोज है, बंद है, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो जितने विजिटर्स जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए टाइगर के साथ सेल्फी खिंचाना हो, ये सब चीज़ों के लिए आ रहे हैं, वो उन सबको इग्नोर कर रहे हैं, उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, क्योंकि उसे पता है वो विजिटर्स जो है वो टाइगर की मदद नहीं करेंगे उसे बाहर निकालने में, है ना। और रात को, मतलब जो टाइगर है वो रात को सबसे आखिरी साउंड उसने किसकी सुनी थी? टाइगर ने जब दिन ख़त्म हुआ था तब टाइगर ने सबसे आखिरी आवाज़ सुनी थी पेट्रोलिंग कार्स की, और वो पेट्रोलिंग कार्स किसी थी? पुलिस की थी। ठीक है। और उसके साथ साथ टाइगर जो है रात को क्या कर रहा था कि वो जो आसमान में जो स्टार्स है ना इतने सारे, वो सबको जो है देख रहा था। और वो सोचता है टाइगर कि ये जो स्टार्स है, इतने सारे स्टार्स, ये इस बड़े से स्काई में बिल्कुल फ्रीडम के साथ है। लेकिन वो कहते वो मतलब वो क्वेश्चन करता है खुद से कि अगर ये स्टार्स जो है फ्रीडम के साथ स्काई में रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं फ्रीडम के साथ अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकता हूँ? मुझे क्यों जू में जो है ऐसे कन्फाइन करके रखा है? तो ये जो पोएम है मॉक करता है ह्यूमंस पे कि वो कैसे वीकलिंग्स पे अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं और कैसे उन्हें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और पैथेटिक जो वाइल्ड एनिमल्स की जो पैथेटिक लाइफ है जू के अंदर, उससे भी ये पोएम जो है एक्सप्रेस करती है। तो जो टाइगर है उसके ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स हैं, है ना। और वो जो है बहुत ही छोटी सी कन्फाइंड जगह पे बंद है जो बहुत ही कम है, और वो बिल्कुल हेल्पलेस है। और अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो थिक ट्रीज़ के शैडो के अंदर छुपा हुआ होता, या फिर लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा होता, या फिर जो वाटर स्ट्रीम होती है उसके आसपास होता, ताकि वो अपने प्रे को कैप्चर कर सके। ठीक है, प्लम्प मतलब फैट। तो अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो विलेजेस में जो घर होते हैं उनके आसपास घूम रहा होता, और जो विलेजर्स हैं वहाँ के, उनको टेरराइज़ कर रहा होता अपने शार्प क्लॉज और बिग टीथ की मदद से, है ना। और फिर लेकिन अभी क्या है, वो एक कंक्रीट सेल के अंदर बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो है, बार्स के पीछे वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, वो बिल्कुल हेल्पलेस है। और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आए थे, लेकिन टाइगर को पता है कि वो जो विजिटर्स है वो उसके बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकते, तो वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। और सबसे आखिरी आवाज़ उसने किसकी सुनी थी? पेट्रोलिंग कार्स की, और जो पुलिस की थी। और रात में आखिर में जो है उसने जो है वो क्या करता था टाइगर, वो जो है आसमान में जो तारे होते थे उन्हें देखता था, है ना। और इस वजह से उसका जो ग्रीफ था वो और इंटेंसीफाई हो जाता था, उसे एहसास होता था कि अगर उनके पास फ्रीडम है तो मेरे पास फ्रीडम क्यों नहीं है। तो ब्रिलियंट ब्रेन यहाँ पे रिपीटिशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये पोएम। लेस्ली नॉरिस ने पोएम लिखी है, बहुत अच्छी पोएम है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग भी और टू पोएम भी है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो पोएम है ये कुछ ह्यूमरस वे सजेस्ट करती है, कुछ ह्यूमरस पोएम है, और ये जो है डेंजरस वे सजेस्ट करती है हमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो सबसे पहले स्टैंजा में पोएट जो है एशियाटिक लायन के बारे में बताता है कि जो एशियाटिक लायन है वो ईस्टर्न जंगल्स में, मतलब ईस्टर्न मतलब कि जो हमारे वर्ल्ड का जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन वाला जो पार्ट है, बेसिकली हमारे पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का जो ईस्टर्न पोर्शन है उसकी बात हो रही है। तो पोएट कहते हैं कि हम इस दुनिया के ईस्टर्न पोर्शन की तरफ जाए और वहाँ पे अगर हमारा सामना एक लार्ज और येलोइश ब्राउन कलर के एनिमल से हो और जिसकी लाउड और वायलेंट रोर सुनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा डर लगे, तो समझ जाओ कि वो क्या है, एशियाटिक लायन है। फिर पोएट जो है एक रॉयल बंगाल टाइगर की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम जो है ऐसे आसपास कहीं घूम रहे हैं और हमारा सामने एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसकी येलो स्किन है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स है, और वो हमें, और वो जो यहाँ पे जो पोएट है वो ह्यूमरसली कहते हैं कि अगर हमें इस एनिमल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें खुद को उससे खिलवाना पड़ेगा। मतलब कि हमें अगर उसे आइडेंटिफाई करना है टाइगर को, तो वो हमें खाए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो टाइगर है या नहीं है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर इस्तेमाल करा है पोएट ने, बट मेन क्रक्स निकल कर आता है यहाँ पे। पोएट कहना चाहता है कि अगर कोई ऐसे एनिमल से मिलते हैं जिसकी येलो स्किन और ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो समझ जाओ कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसका मतलब कि आइडेंटिफाई, तो समझ जाओ कि वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है। फिर आता है एक लेपर्ड। लेपर्ड पोएट कहते हैं लेपर्ड एक ऐसा एनिमल होता है, एक ऐसा बीस्ट होता है, स्ट्रोलिंग मतलब कि मूविंग इन अ रिलैक्स मैनर। स्ट्रोलिंग मतलब बहुत आराम से घूम रहे हो। तो पोएट कहते हैं अगर हम बहुत ही आराम से घूम रहे हैं और हमारा सामने एक ऐसे बीस्ट एनिमल से हो जाए जिसकी येलो स्किन है, उस पर पेपर्ड ब्लैक स्पॉट्स है और वो हमें खाने के लिए बार बार हम पे अटैक कर रहा है, हमें बार बार जंप कर रहा है, लेप कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो एक लेपर्ड है। और पोएट कहते हैं कि आप जितना चिल्ला लो, जितना आप रो लो, क्राई कर लो, तब भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ही विल कीप जंपिंग ऑन यू, ही विल कीप अटैकिंग ऑन यू। फिर पोएट कहते हैं कि अगर हम अपने कोर्ट यार्ड में, अब अपने यार्ड में अगर हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और हमारा सामने एक ऐसे एनिमल से हो जाए जो हमें बहुत ही टाइटली हग कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, एक बियर है। पोएट कहता है कि हमारे दिमाग में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हमें एक और कैरेज देगा, एक और जेंटल हक देगा, तब हम समझ जाएंगे कि वो बियर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आयरन ही है, क्योंकि जो बियर है उसका जो हग होता है बहुत टाइट होता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है और हमारी लाइफ को डेंजर में भी डाल सकता है। इट कैन इवन लेड टू द डेथ। तो इसलिए एक आयरन ही है कि वो जेंटल किस, मतलब कि एक जेंटल टच कैसे देगा बियर, उसकी जो हग होती है बहुत टाइट होती है ना, तो इस वजह से। अब पोएट कहते हैं नवॉइस। सबसे पहले नवॉइस का मतलब होता है लेस एक्सपीरियंस पर्सन और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज। तो पोएट कहते हैं कि एक कम एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे एनिमल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इन दो वेज को बहुत ही आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्लेयर नवॉइस माइंड नॉन प्लस। तो पोएट कहते हैं कि एक क्रोकोडाइल जो है, मतलब कि पोएट क्या बताते हैं, क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने प्रे को खाते समय क्या करता है, रोता है। और हाइना एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने प्रे को खाते हुए स्माइल करता है। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, प्रे को खाते हुए वीप करता है, और हाइनास स्माइल्स और लाफ्स वाइल ईटिंग देयर प्रे। और पोएट कहते हैं एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन भी जो है आसानी से इस तरीके को समझ सकता है। वो मतलब कि एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन भी बहुत ही कम चांसेस है कि वो कंफ्यूज होगा इन दोनों के बीच में। फिर पोएट बात करते हैं कैमेलियन की। तो कैमेलियन क्या है, एक लेजर्ड टाइप का एक एनिमल है। इसके पास कोई भी कान नहीं है, कोई भी विंग्स नहीं है। और पोएट कहते हैं अगर हमें ट्रीज़ में कुछ भी नज़र ना आए तो समझ जाओ कि वहाँ पे एक कैमेलियन बैठा है, क्योंकि कैमेलियन के पास एक एबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज। तो इस एबिलिटी की मदद से जो कैमेलियन है वो अपना कलर चेंज कर सकता है। तो अगर हमें ट्रीज़ में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है, कैमेलियन है ना। और इसको लिखा है कैरोलीन वेल्स ने। ग्राउंड में बैकग्राउंड जिसका मतलब आइडेंटिफाई हाइड मतलब एनिमल स्किन, तो हमने पढ़ा था ना उसकी येलो स्किन है, रॉयल बंगाल टाइगर और लेपर्ड की। फिर पेपर्ड यानी कि स्कैटर्ड है, कवर्ड विद स्पॉट्स है। कैरिस मतलब एक जेंटल टच जो आयरनी है। नॉइस मतलब कि एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन। नॉन प्लस मतलब कि यहाँ पे कन्फ्यूज है, पजल। समझ में आ गया। तो ये हमारी पोएम हो गई, एक ह्यूमरस पोएम थी जो डेंजरस वेज बताती है वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, एक और पोएम भी तो थी, बॉल पोएम। तो बॉल पोएम किसने लिखी है, बॉल पोएम लिखी है हमारी जॉन बेरीमैन ने। ठीक है। तो जॉन बेरीमैन ने बॉल पोएम लिखी है ना, हाँ। तो सबसे पहले बॉल पोएम, तो यहाँ पे बेसिकली इस पोएम में एक बॉय है जिसने अपनी बॉल लूज़ कर दिया और वो बहुत दुखी है। तो देखते हैं अब उसके मन में क्या क्या चल रहा है। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो एक बॉय है जिसने अपनी बॉल लूज़ कर दिया है, तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले पोएट बताते हैं कि उन्होंने विटनेस करा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कैसे उस बॉय के हाथ से वो बॉल छूटी और कैसे वो बाउंस करते करते स्ट्रीट पे और कैसे वो पानी में चली गई। सो पोएट हैड विटनेस द बॉल जंपिंग ऑफ द स्ट्रीट एंड वेंट इनटू द वाटर, है ना।
वो वाटर के अंदर चली गई। जो बॉल थी वो बॉय के हैंड से छूट के इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज़ हैंड एंड इट वेंट इन द वाटर बाय बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट पे बाउंस करते करते वो पानी में चली गई। तो पोइट कहते हैं कि वो अब पोइट जो ये सब देख रहे थे। पोइट के सामने ही जो बॉय था वो बॉल से खेल रहा था, और पोइट के सामने ही जो है बॉय के हाथ से वो बॉल निकली हाथ से, और वो जो बॉल थी वो पानी के अंदर चली गई। पोइट ने खुद देखी थी सारी चीज़ें। लेकिन पोइट कहते हैं कि वो बॉय के पास जाके ये नहीं कहेगा कि और भी बॉल से इतना रो क्यों रहा है और आ जाएगी। पोइट कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो बॉय है उसकी यादें जो है उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है। कोई नई बॉल जो है उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब जो बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड हो जाता है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज थी। लेकिन अब वो कहाँ चली गई? पानी में चली गई, वो खो गई, लॉस्ट हो गई। अब जो बॉय था वो बिल्कुल रिजिड खड़ा था, ट्रेमलिंग, यानी कि वो काँप रहा था, और वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूमी था, बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसकी जो बॉल थी वो खो गई। ऑल इज़ यंग डेज, यहाँ पे जो बेसिकली जो बॉल है एक सिम्बोलिज्म है। तो बॉल को यहाँ पे कंपेयर किया गया चाइल्डहुड के साथ, कि जो बॉल पानी में चली गई, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ बॉल तक ही लिमिटेड नहीं है पोएम। ये हमें हमारी चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज़ है, कि जिस तरह से बॉय के हाथ से वो बॉल जो है पानी में गिरकर खो गई, ठीक उसी तरह जब हम बड़े होते तो हम बड़े होने के बाद जो चाइल्डहुड है वो भी हमारा चला जाता है। हम जब बड़े होते हैं तो हम अपना चाइल्डहुड खो देते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जो बॉय था वो भी अपनी बॉल को खो दिया। उसकी सारी यंग डेज, उसकी सारी मेमोरीज जो है वो हार्बर के अंदर नहीं, पानी के अंदर चली गई उस बॉल के फॉर्म में। अब पोइट कहते हैं कि उसके पास जाके इंटरफेयर नहीं करेंगे कि एक डाइम की तो बॉल थी। ठीक है, एक डाइम बेसिकली करेंसी है, एक डाइम की तो बॉल थी, वर्थलेस थी, और बॉल आ जाएगी। लेकिन पोइट कहते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, उससे इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बॉय था वो अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था इस पूरी दुनिया में, इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में। यानी कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ है। मेरे पास एक बैग है, बॉटल है, बुक्स है, लैपटॉप है, फ़ोन है, ईयरफोन्स है, टीवी है, कबर्ड है, चेयर है, बेड है। तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ है। तो ये क्या है? मेरी पोजेशंस है, मेरी ओनर्स, मतलब कि मैं इनको ओन करता हूँ तो मेरी पोजेशंस हो गई। तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब कि ऐसी दुनिया जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ओन करते हैं। तो बॉय भी बहुत सारी चीज़ें ओन करता है। तो पोइट कहते हैं कि जो बॉय है ना, वो इस पोजेशन की दुनिया में जो है एक अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो पोइट कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक दिन क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो है हमें छोड़ के चली जाएगी। आज मेरे पास ये फ़ोन है तो हो सकता है कल मेरे पास ये फ़ोन ना हो कुछ समय बाद। ठीक है, आज मेरे पास एक बैग है तो हो सकता है वो बैग मुझे फ्यूचर में कभी देखने को ही ना मिले। तो पोइट कहते हैं कि जो जो चीज़ें हमारे पास है, जो पोजेशंस हमारे पास है, वो एक ना एक दिन हमें छोड़कर जाएगी। चीज़ें आती जाती रहेगी ज़िंदगी में। एंड नो वन बायज़ अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो पोइट कहते हैं मनी एक्सटर्नल है। अब मनी जो है वो उस बॉल को वापस खरीद के नहीं दे सकती बॉय को जो उसने खोई है। तो मनी जो है हमें नई नई चीज़ें खरीद सकती है, लेकिन मनी जो है वापस हमारी मेमोरीज नहीं खरीद सकती। मनी उस बॉय के लिए वो पुरानी बॉल नहीं खरीद सकती जो उसने पानी में गिरा दी और घुमा दी। तो पोइट कहते हैं जो मनी है इट इज़ एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज बैक, इट कैन नॉट बाय दोज थिंग्स विच वी लूज एज वी मूव कंटिन्यूसली इन आर लाइफ। अब जो बॉय है वो लर्न कर रहा था, क्या लर्न कर रहा था? लॉस। अब जो बॉय था वो अपने डेस्परेट आइज़ के अंदर उसे दिख रहा था, मतलब कि पोइट कह रहे थे कि बॉय की डेस्परेट आइज़, बॉयज़ की जो आइज़ थी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, और उस आइज़ को देख के उसे समझ में आ गया था कि जो बॉय था वो लर्न कर रहा था। क्या लर्न कर रहा था? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। जो बॉय था वो लॉस के बारे में सीख रहा था। ठीक है, वो समझ गया था लॉस होता क्या है, और हाउ टू स्टैंड अप वो समझ रहा था। जो बॉय था वो लर्न कर रहा था कि कैसे लॉस को बियर करते हैं, लॉस होता क्या है, और कैसे लॉस के आगे खड़े रहते हैं, स्टैंड अप करते हैं, और कैसे आगे बढ़ते हैं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट नो वन डे एंड मोस्ट नोज मैनी डे हाउ टू स्टैंड अप। तो पोइट कहते हैं लास्ट में, पोइट कहते हैं कि बॉय की तरह हमारी दुनिया में हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमें छोड़कर चली जाएगी एक दिन, लेकिन हमें जो है उस पेन को, हमें ऑफकोर्स पेन होता है, लॉस के साथ पेन भी आता है, लेकिन पोइट कहते हैं कि हमें उस पेन के खिलाफ स्टैंड अप करना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और पोइट ये भी कहते हैं कि हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरी दुनिया में, इस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी चीज़ों का, अपने लव थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें छोड़कर चली गई तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, पेन होगा। तो पोइट कहते हैं कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और बाकी पोइट ये भी कहते हैं कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो हमें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उस पेन का हमें सामना करना चाहिए, स्टैंड अप करना चाहिए। तो पोइट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पोइट क्यों नहीं
करना चाहते, इसलिए नहीं इंक्लूड करना चाहते क्योंकि जो बॉय था वो अपने ही वॉज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज एंड ही वॉज सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड, कि हमें जो है जो चीज़ें हमारे पास उसका ध्यान रखो, और जो एक ना एक दिन हमारी चीज़ छोड़ कर जाएगी, लेकिन हमें उस पेन को स्टैंड अप करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। गेन एंड लॉस आर अ पार्ट ऑफ सेम कॉइन। तो जॉन बेरीवेन ने ये लिखी है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट पोएम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नहीं है, अमेंडा है। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 19 मिनट। 1 घंटे की तो हो गई है। हाँ, नेक्स्ट है अमेंडा। अमेंडा ये, तो अमेंडा बेसिकली एक फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल है, और जो अमेंडा है वो उसके जो पेरेंट्स है उसे कॉन्स्टेंटली नैक करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके एक्टिविटीज़ को डिक्टेट करते हैं। तो ऐसा करने में पेरेंट्स की कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनका काम है चाइल्ड को अपब्रिंग करना, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना, उन्हें उन्हें चाइल्ड का एक बेटर वर्जन बनाना उनको, ठीक है। लेकिन जो चिल्ड्रन को कभी कभार लगता है जब उनके पेरेंट्स डांटते हैं, तो चिल्ड्रन को जो चाइल्ड है, जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, सबको लगता है कि उनके जो पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत ही क्रूअल है। लेकिन असल में जो पेरेंट्स हैं वो चाइल्ड की बेटरमेंट के लिए सब करते हैं। तो हमें चिल्ड्रन को सबको समझना चाहिए कि अगर हमें पेरेंट्स हमें डांट रहे तो हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमें उसकी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बट हाँ, पेरेंट्स को भी साथ साथ समझना चाहिए कि चाइल्ड पे उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि इससे जो चाइल्ड के जो ईयर है वो डेफ हो जाते हैं। मतलब ये कि वो आगे फ्यूचर में उनकी बात थोड़ा कम सुनेंगे। तो और साथ साथ चाइल्ड की और पेरेंट के रिलेशनशिप पे भी इससे अफेक्ट पड़ता है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। चाइल्ड को भी पेरेंट की बात समझना चाहिए, पेरेंट को भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इतना रूड नहीं होना चाहिए चाइल्ड पे, स्पेशली फिजिकली नहीं होना चाहिए। फिजिकली वी शुड नॉट, द पेरेंट शुड नॉट बीट द चाइल्ड। सो एवरी चाइल्ड फील दैट ही शी कंट्रोल। हर एक चाइल्ड को लगता है जब भी पेरेंट्स उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हर एक चाइल्ड को लगता है कि जो उसके पेरेंट्स को कर्टेल उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसे लगता है कि उसकी जो फ्रीडम है कर्टेल हो रही है, नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। और ठीक इसी तरह इस पोएम में गर्ल है अमेंडा, स्कूल एक फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल है। उसको भी ऐसा लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे कॉन्स्टेंटली नैक करके इंस्ट्रक्ट करके। उसे भी लगता है उसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है, उसके पास पीस नहीं है, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकती। लेकिन अभी हम पोएम में पढ़ते हैं क्या, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में जो अमेंडा की मम्मी है वो अमेंडा को जो है बहुत ज़्यादा डांटते हो, कहती है कि भैया अपने नेल्स मत खाओ, अपने शोल्डर्स को हंच, मतलब कि अपने शोल्डर्स को सीधा करो, और स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब कि जो बहुत ही लूज एटीट्यूड, बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड में जब आप बैठे ना, उसे हम कहते हैं स्लाउचिंग। तो अमेंडा की मदर कहती है कि इस तरह से सीधा बैठो, अच्छे से बैठो, ठीक है। अब जो अमेंडा है वो अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रही होती है, वो अपने ही वर्ल्ड में घुमी हुई होती है, ठीक है। तो अमेंडा जो अपने आप को इमेजिन करती है एक अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है एज अ मरमेड, जो एक बड़े से वास्ट सी में, एक वास्ट एमरल्ड सी में जो है, एक एमरल्ड मतलब ग्रीन, अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है एज अ मरमेड जो एक बड़े से ग्रीन सी में जो है आराम से घूम रही है, ड्रिफ्ट यानी कि आराम से घूम रही है, ब्लिसफुली यानी कि हैप्पीली। तो अमेंडा इमेजिन herself एज अ मरमेड हु इज़ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, हु इज़ मूविंग, हु इज़ स्विमिंग हैप्पीली इन अ वास्ट सी अलोन। और यहाँ पे इस स्टैंजा में जो है ये शो करना चाहते हैं कि जो अमेंडा है वो अपनी खुद की दुनिया बनाती है, जहाँ पे वो इमेजिनेशन में सही, लेकिन वो खुद को फ्रीडम और पीस एंजॉय करना चाहती थी, तो इसलिए वो अपने आप को एज अ मरमेड इमेजिन करती है। फिर नेक्स्ट टाइम में उसकी मम्मी अगेन उसे डांटती है होमवर्क के लिए, रूम के लिए, शूज़ के लिए। तो बेसिकली उसकी मम्मी जो है डिसिप्लिन चाइल्ड बनाना चाहती है, इसलिए उसे डांटती है। लेकिन अमांडा को लगता है कि उसकी मम्मी उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है, उसके पेरेंट्स यहाँ तक कि फादर भी उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, और इसलिए उसको लगता है कि उसकी फ्रीडम कटेल हो रही है। इसलिए वो अपने आप को बहुत सारी दुनिया में इमेजिन करती है। पहले वो अपने आप को मरमेड के तौर पर इमेजिन करती है, और अब वो अपने आप को एज एन ऑर्फन इमेजिन करती है। वो कहती है कि वो एक ऑर्फन है, वो स्ट्रीट पे घूम रही है विद बेयर, फिर वो नंगे पैर जो है स्ट्रीट पे घूम रही है, और उस स्ट्रीट के ऊपर जो है बहुत सारी सॉफ्ट डस्ट है, और उस सॉफ्ट डस्ट की मदद से जो है वो स्ट्रीट के ऊपर क्या बना रही है, बहुत सारे पैटर्न्स बना रही है अपनी बेयर फीट की मदद से, ठीक है। और अमेंडा ये भी कहती है कि साइलेंट इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो अमेंडा को लगता है कि अगर वो एक ऑर्फन होगी, यानी कि उसके पास अगर कोई मदर या फादर नहीं होगे, तो उसे ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, और उससे ज़्यादा साइलेंस और ज़्यादा पीस और ज़्यादा सॉलिट्यूड मिलेगा उसे लाइफ में। तो रियल लाइफ में जो उसको इतना फ्रीडम और पीस या साइलेंस नहीं मिल पाता है जितना उसे इस दुनिया में मिल रहा था। तो इसलिए वो कहती है इसका साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम स्वीट है। अब अगले स्टैंडा में उसकी मम्मी कहती है भाई चॉकलेट मत खाओ, इससे तुम्हें एक्ने होगा। और वो कहती है कि मेरी तरफ देखो अमेंडा, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मैं तब से तुम्हें कुछ कह ही जा रही हूँ और तुम मेरी बात सुन नहीं रहे, क्यों? अमेंडा क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि अमेंडा जो है वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बिजी है, अपने आप को मरमेड और ऑर्फन इमेजिन कर रही है। अब जो अमेंडा है वो अपने आप को एज अ रेपेंसिल इमेजिन करती है। तो बेसिकली इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं एल्यूजन। एल्यूजन जब आप पास्ट थिंग्स को इमेजिन करते हो, जैसे रेपेंजल हो गया, रेपेंजल और मरमेड,
रेपुंजल और मरमेड जो एग्जांपल हो गए एल्यूजन के। एक हिस्टोरिकल फैक्ट को जब आप यूज़ करते हो पोएम में तो उसे एल्यूजन बोलते हैं। तो अमांडा अपने आप को रेपेंसिल इमेजिन करती है, और जिस तरह से क्यों करती है अमांडा अपने आप को रेपेंसिल, क्योंकि जो रेपेंसिल थी वो बेसिकली फेयरी टेल में थी, और वो एक बेसिकली एक प्रिंसेस थी जो एक टावर में रहती थी और बिल्कुल अकेले रहती थी। ठीक है, उसके साथ कोई भी नहीं होता था। तो अमांडा कहती है कि वो भी एक रेपेंसिल बनना चाहती है ताकि वो भी टावर में बिल्कुल फ्रीडम, पीस और साइलेंस के साथ रह सके, क्योंकि रियल लाइफ में उसे वो फ्रीडम साइलेंस नहीं मिल रहा था। ठीक है, ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो लाइफ और जो टावर में जो लाइफ थी ना बहुत ही साइलेंस से भरी हुई थी, बहुत ही रेयर थी, बहुत ही फ्रीडम थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा पीस थी, ये सब चीज़ें थी। और जिस तरह से जो रेपेंसिल थी, अगर आप फेरी टेल देखोगे तो जो रेपंजल थी वो अपने ब्राइट हेयर, उसके बड़े ब्राइट हेयर थे, तो उसको वो जो है नीचे करके जो है किसी को भी ऊपर ले आती थी अपने पास। तो मैंने कहती है कि वो किसी को भी ऊपर नहीं लाएगी टावर पे, वो कहती है कि वो अकेले रहना चाहती है, इसलिए वो अपने हेयर को नीचे ड्रॉप नहीं करना चाहती थी। अब जो अमांडा की मम्मी है उसे कहती है कि भाई स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मतलब कि बेसिकली सल्किंग मतलब कि जब आप बोलते नहीं हो ना, मतलब कि जब आप सामने वाले को दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो आप क्या करते हो उस केस में, आप बोलते नहीं हो या फिर आप हंसते नहीं हो। तो एक तरह से आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो आपका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए आप जो है कुछ बोल नहीं रहे हो और आप कुछ हंस नहीं रहे हो। तो अमांडा जो है वो कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ हंस नहीं रही थी, कि उन्हें बोल रही थी क्योंकि वो अपने वर्ल्ड में इमेजिन कर रही थी। वो अपने आप को ऑर्फन, रेपंसिल और मरमेड इमेजिन कर रही थी, और वहाँ पे उसकी अमांडा की मम्मी से डांटे जा रही थी। तो अमांडा की मम्मी से कहती है कि भैया तुम कुछ बोलो, तुम इतनी चुप क्यों हो गई। वो कहती है अमांडा को कि तुम कितनी मूडी हो। ठीक है, और वो अमांडा को और ज़्यादा नैक करती है और ज़्यादा डांटती है, और उसे कहती है कि ये जो सल्किंग है, ये जो तुम चुपचाप बैठी हो इसे बंद कर दो, थोड़ा कुछ बोलने की कोशिश करो, कुछ बोलती रहो। इससे जो हमारे जो रिलेटिव्स है और जो बाकी लोग हैं वो ये नहीं समझेंगे कि हम तुम्हें नैक करते हैं। तो अमांडा की मम्मी कहना चाहती है अमांडा को कि वो ये जो सल्किंग है, ये जो चुप रहना है, इसे बंद कर दे और वो कुछ बोले। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बाकी जितने भी लोग हैं वो सोचेगी कि जो उसके पेरेंट्स हैं, यानी कि वो मम्मी उसके और पापा है, वो उससे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली नैक करते हैं। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा आयरनी है, क्यों है, क्योंकि जो अमांडा की मम्मी है उसे इतना ज़्यादा नैक करती है, उसे इतना ज़्यादा उसे ज़्यादा इतना नैक करती है, स्कोल्ड करती है, और वो आखिर में अमांडा को कह रही है कि तुम ये जो सर्किंग है वो बंद कर दो, वरना सबको लगेगा कि हम तुम पर नैक करते हैं, है ना। बिकॉज एनी वन वुड थिंक स्टॉप दैट सर्किंग, बिकॉज एनी वन वुड थिंक दैट वी कॉन्स्टेंटली नैक दैट यू। तो लैंग्वेज का मतलब है बहुत ही रिलैक्स मैनर, बहुत ही आराम से। तो अमांडा जो है बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर जो है उस ग्रीन सी में जो है ड्रिफ्ट करी थी हैप्पीली। ड्रिफ्टिंग मतलब कि बहुत ही स्लोली मूव करी थी, पैटर्न यानी कि पैटर्न्स बना रही थी। जो अमांडा थी वो ऑर्फन इमेजिन करती है, वो स्ट्रीट पे जो है डस्ट की मदद से, जो स्ट्रीट पे जो डस्ट थी उसकी मदद से वो पैटर्न्स बना रही थी अपने बेयर फीट पे। और ट्रैंक्विल मतलब बहुत ही काम और बहुत ही पीस के साथ वो जो है वो उस टावर में रहना चाहती थी रेपंजल के साथ। ठीक है, और फिर आती है हमारी नेक्स्ट पोएम। नेक्स्ट पोएम क्या है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पोएम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आती है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो अब हमारी नेक्स्ट पोएम है, क्या है, ट्रीज़। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पोएम है लेकिन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो ट्रीज़ है, ये पोएम जो है बेसिकली ट्रीज़ और वुमेन दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करती है। सो यहाँ पे सबसे पहले ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। पोएट कहती है जो ट्रीज़ है ना वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर बंद है और वो फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो हमने क्या किया, हम ह्यूमन से डिफॉरेस्टेशन कर करके जितने भी फॉरेस्ट है हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन में लगा दिया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में कोई पेड़ नहीं है। अब फॉरेस्ट में कोई पेड़ नहीं हुआ तो कोई बर्ड बैठ नहीं पाएगा, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर पाएगा, कोई सन जो है अपनी शैडो जो है ज़मीन पे नहीं बना पाएगा। और ये जो फॉरेस्ट है, ये जो ट्रीज़ है वो फॉरेस्ट में नहीं है, लेकिन पोएट कहते हैं कि जो ट्रीज़ है वो स्ट्रगल करके वापस फॉरेस्ट में आ जाएंगे। तो अगर मैं वुमेन से कंपेयर करूँ तो वुमेन से मैं कह सकता हूँ कि जो वुमेन थी वो भी अब धीरे धीरे सोसाइटी के और घर के बैरियर्स को तोड़ के जो है बाहर वर्ल्ड में जा रही है और अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर रही है। ठीक है, वर्ल्ड के बिना जो वुमेन थी बिल्कुल अधूरी थी, जितनी भी एक्टिविटीज़ थे वो ठीक से कैरी आउट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आखिर में क्या होता है, फाइनली नए मॉर्निंग में बोल लेकिन फाइन लेकिन फाइनली क्या होता है, फाइनली जो वुमेन है वो जो है सोसाइटल बैरियर्स को तोड़ के जब वापस जो है वर्ल्ड में चली जाएगी। ऑल नाइट्स अ रूट वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। अब जितने भी रूट्स थे ना ट्रीज़ के, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे अपने आप को डिसंगेज करे, कैसे अपने आप को सेपरेट करे और कैसे वो अपने आप को क्रैक से बाहर निकाले। फिर उसके बाद जो ट्रीज़ है ना, ठीक है, जो ट्रीज़ पे जो लीव्स लगी है दे आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क। स्ट्रेन मतलब कि बहुत ज़्यादा
मतलब जितने भी लीव्स है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, वो कैसे ग्लास तक पहुंच सके। जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी वो भी एक्सर्शन कर रही थी, यानी वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही थी, हार्ड वर्क लगा रही थी। जो लॉन्ग क्रैम्प बोस थे, यानी कि जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी ना, ओल्ड ब्रांचेस, वो भी जो है रूफ के अंदर शफल कर रही थी, यानी कि वो भी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थे जिस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन बाहर निकल सके। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्रैम्प बोस यानी कि जो ब्रांचेस थी उनकी कंपैरिजन करिए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ। तो जिस तरह से जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाफ कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक उसी तरह जो ट्रीज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन करने के बाद। ठीक उसी तरह जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है कि वो किसी तरह जो है सोसाइटल बैरियर्स से को तोड़ के जो है जो घर के जो पेट्रियार्कल नोशन थे उनसे लिबरेट हो सके, होकर जो है वापस वर्ल्ड में जा सके और सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सके। ठीक है। तो वो भी थोड़ी सी हाफ कंफ्यूज है कि क्या वो वर्ल्ड में फिर से अपनी वो जगह ऑक्यूपाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आई सेड इनसाइड दोज ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब जो पोइट होती है वो कहती है कि वो एक वेरांडा के अंदर बैठी हुई होती है और वो जो है लेटर्स लिख रही होती है, जिसमें जो है वो ट्रीज़ के डिपार्चर के बारे में नहीं लिखती है। बेसिकली ट्रीज यानी वुमेन, यानी कि वो वुमेन के डिपार्चर के बारे में नहीं लिख रही होती है। वो वुमेन ये तो लिखती है कि वुमेन स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो वुमेन लिबरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखती है। ठीक है। उसी तरह वो ट्रीज़ के लिबरेशन के बारे में, ट्रीज़ के ये जो ट्रीज़ है वापस फॉरेस्ट से वापस फॉरेस्ट जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं लिख रही होती है। जो नाइट होती है वो फ्रेश होती है, पूरा मून निकला होता है, स्काई बिल्कुल ओपन होता है और स्मेल्स ऑफ लीफ एंड लाइगन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम। तो इससे पता चलता है इस लाइन से कि जो ट्रीज़ है वो बाहर निकल रहे हैं, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक उसी तरह जो वुमेन है वो भी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ रही है और वो भी आगे बढ़ रही है। अब जो पोइट कहती है उनकी माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। पोइट कहती है कि उनका जो पूरा हेड है वो विस्पर से भरा है, यानी कि उनका जो पूरे हेड में जो है ट्रीज़ की स्ट्रगलिंग की आवाज़ें जो है आ रही है कि ट्रीज़ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन बाहर निकलने के लिए। तो उसकी जो आवाज़ है वो उनके कानों में आ रही है पोइट के। ठीक उसी तरह जो वुमेन है वो जितनी स्ट्रगल कर रही थी, वॉइस रेस कर रही थी, ठीक है, वो सारी आवाज़ें जो है पोइट के कानों में आ रही थी। और पोइट कहते हैं कि कल तक साइलेंट रहेंगे, कल तक जितने भी वुमेन है वो कल तक पोइट कहते हैं जितने भी ट्रीज है वो फॉरेस्ट पहुंच जाए नहीं, कल तक जितने भी वुमेन है वो वापस, जितने भी वुमेन है वो वर्ल्ड में पहुंचेगी, वर्ल्ड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है और करियर्स है उन्हें फॉलो करेगी, अपने फेवरेट प्रोफेशन की तरफ, फेवरेट फील्ड की तरफ जाएगी। ग्लास इज ब्रेकिंग, तो ग्लास इज ब्रेकिंग बेसिकली शो करता है कि स्ट्रगल हो रहा है ना। तो जिस वजह से जो ट्रीज है वो स्ट्रगल कर रहे थे, ग्लास को ब्रेक कर रहे थे, ठीक उसी तरह जो वुमेन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। ट्रीज आर स्टबलिंग फॉरवर्ड, अब जो ट्रीज है वो आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी तरह वुमेन भी आगे बढ़ रही थी दुनिया में। विंड्स रश टू मीट दैम, जो विंड्स थी वो भी ट्रीज़ का वेलकम कर रही थी कि वो कि ट्रीज जो है वो अब बाहर निकल के फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन से। मून इज़ ब्रोकन लाइक अ पीस ऑफ मिरर, इट्स पीस फ्लैशेज नाउ इन द क्राउन ऑफ टॉलेस्ट ओक। अब ये एक मून है और एक टॉलेस्ट ओक है, ठीक है। तो इस टॉलेस्ट ओक की वजह से क्या हुआ कि जब ये टॉलेस्ट ओक मून के सामने खड़ा हुआ तो जो मून है ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हो गए और ऐसा लग रहा था दिखने में कि जो मून है वो एक तरह का क्राउन हो, जो इस ओक ट्री का एक क्राउन, एक तरह से देखो, एक तरह से दिखने में मून जो है इस ओक ट्री का क्राउन दिख रहा था, है ना। तो ये जो पोएम है एड्रियन रिचन लिखी है, जिसमें वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मेनली फोकस करती है कि वुमेन जो है वो कैसे बाहर निकली, कैसे उन्होंने पैट्रियार्कल नोशन से लिबरेट होकर उन्होंने वर्ल्ड में वापस गई, ठीक है। तो ये ट्रीज़ का इसमें कुछ खास था नहीं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मिच बिल द वाटर में कौन सी पोएम है, ठीक है। नींद बिल द वाटर में कौन सी पोएम होगी, फॉग हो गया थी, है ना, बिल्कुल। तो देखो फॉग पोएम बहुत ही आसान है। फॉग पोएम में क्या है कि जिस तरह से जो लिटिल कैट है वो बहुत ही साइलेंटली आता है, ठीक उसी तरह जो फॉग है वो भी बहुत साइलेंटली आता है। जिस तरह से लिटिल कैट अपने हॉन्चेस पे यानी कि अपने नीज बेंड करके बैठती है, ठीक उसी तरह जो फॉग है वो भी सिटीज़ और हार्बर्स के ऊपर बहुत ही साइलेंटली बैठता है, यानी कि कवर कर लेता है उसको। जिस तरह से कैट बहुत साइलेंटली और बहुत ही कामली और बहुत ही क्वाइटली जो है, जो कैट है वो चली जाती है, डिपार्ट कर लेती है, ठीक है। उससे जो फॉग है वो भी सिटीज़ और हार्बर्स में से बहुत ही साइलेंट और क्वाइटली चले जाते हैं। तो जस्ट लाइक कैट द फॉग ऑल्सो कम्स वेरी साइलेंटली, जस्ट लाइक कैट द सिट ऑन हिज हॉर्न, जस्ट लाइक द कैट sit by by bending her knees. Similarly, the fog also covers the cities and similarly the fog also covers cities and harbors. It appears like as if the fog is also sitting over the cities and harbors by bending its knees, just like cat. And just like the cat, the fog also departs very silently and quietly.
तो यहाँ पे बेसिकली फॉग, अगर मैं बात करूँ कि जो कार्ल सैंडबर्ग है उन्होंने क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी इस पोएम से, तो मेन मैसेज क्या है इस पोएम का? मेन मैसेज ये है कि जो फॉग है, जिस तरह से जो हमारी प्रॉब्लम, जिस तरह से जो फॉग बहुत ही साइलेंटली सिटीज और हार्बर्स के ऊपर आती है, ठीक उसी तरह जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही साइलेंटली आती है। ठीक है, जिस तरह से जो फॉग है वो सिटी और हार्बर्स को पूरा कवर कर लेती है, ठीक है उस तरह जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ को थोड़ी ट्रबल करती है, थोड़ी कवर कर लेती है। और जिस तरह जो फॉग है वो बहुत ही साइलेंटली सिटीज हार्बर से चले जाता है, डिपार्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह जो जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की वो भी जो है एक ना दिन बहुत ही साइलेंटली हमारी लाइफ से चली जाएगी, लेकिन हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह से जो कैट है वो बहुत ही साइलेंटली, जिस तरह से जो कैट है वो अपने नीज पेन करके बहुत ही साइलेंटली बैठ जाती है, ठीक उस तरह जो फॉग है वो भी सीढ़ी हार्बर्स के ऊपर बहुत ही साइलेंटली बैठ जाता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन पोएम है, मेटामॉर्फिक पोएम है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर आता है मैडम राइट्स अ बस में, कौन सी पोएम होगी? आई थिंक इसमें कस्टर्ड ड्रैगन होनी चाहिए, हाँ। तो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन क्या पोएम है? बेसिकली ये जो पोएम है ये एक तरह की बैलेड है। ठीक है, बैलेड मतलब जब आप किसी पोएम को या फिर जब आप किसी पोएम को जब आप किसी स्टोरी को बेसिकली पोएम में सॉन्ग के फॉर्म में बताते हो उसे बैलेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है बैलेड यानी कि स्टोरी को यहाँ पे एक पोएम या फिर एक सॉन्ग के फॉर्म में हमें बताया गया। और ये जो पोएम है बेसिकली एक फेबल है, क्योंकि इस पोएम में जो है एनिमल्स का यूज़ करके जो है और कुछ इमेजिनेटिव क्रिएचर्स का यूज़ करके जो है इस पोएम में जो हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक बैलेड्स है और ये जो पोएम है करेज और हीरोइज्म को एक्सप्रेस करती है, और ये ह्यूमरस पोएम भी है विच इज़ क्लोज टू अ पैरोडी। तो चलो इसे हम पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस पोएम को मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा। जो बेलिंडा है वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, उसके पास एक लिटिल ब्लैक किटन है। ठीक है, उसके पास एक लिटिल ग्रे माउस है, उसके पास एक येलो डॉग है, और उसके साथ साथ उसके पास एक छोटी सी रेड कलर की कार है, उसके साथ साथ उसके पास एक ड्रैगन भी है। ठीक है, उस ब्लैक किटन का नाम होता है इंक, उस ग्रे माउस का नाम होता है ब्लिंक, उस येलो डॉग का नाम होता है मस्टर्ड, और उस ड्रैगन का नाम होता है कस्टर्ड। ठीक है, अब जो कस्टर्ड होता है ना, अब जो कस्टर्ड होता है ना उसके बिग शार्प टीथ होता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पे। जो कस्टर्ड होता है उसके बड़े बड़े शार्प टीथ होते हैं, उसके सर के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, उसके बॉडी के अंदर स्केल्स होते हैं, उसका जो मुंह होता है वो एक फायर प्लेस की तरह होता है, क्योंकि जस्ट लाइक बिकॉज फ्रॉम हिज माउथ ही कुड रिलीज फायर। ठीक है, तो माउथ उसका फायर प्लेस है, उसकी नोज़ जो है बेसिकली एक चिमनी है, क्योंकि जिस तरह से फायर प्लेस में से जिस तरह से चिमनी से स्मोक निकलता है, ठीक उस तरह उसकी नाक से भी स्मोक निकलता है, तो उसकी नाक को चिमनी से कंपेयर किया है। ठीक है, और ड्यूलर डैगर्स ऑन स्टोर, डैगर्स मतलब कि शार्प नाइफ। तो यहाँ पे जो उसके टोस के जो नाखून थे ना, जो उसके कस्टर्ड की जो टोस में जो नेल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, जस्ट लाइक शार्प नाइफ्स और डैगर्स। तो कस्टर्ड क्या था? उसके बहुत ही शार्प क्लॉस थे। ठीक है, फिर से सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। उसके शार्प टीथ थे, उसके स्केल्स थे। ठीक है, उसके स्केल्स थे, उसके स्पाइक्स थे, स्केल्स अंडरनीथ द बॉडी, स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम। उसके बिग शार्प टीथ थे। ठीक है, उसके जो टोज में जो नेल्स थे ना वो बिल्कुल डैगर्स की तरह शार्प थे। उसकी माउथ फायर पेस की तरह था, उसकी नाक जो है बिल्कुल एक चिमनी की तरह थी जिसमें से जो है स्मोक निकलता था। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको धीरे धीरे जो है सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत ही मैं कहूँगा कि आसान पोएम है, बहुत ही आसान पोएम है। आपको बस आपको उसका थोड़ा सा ना स्टोरी समझना है, बाकी तो आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि बेलिंडा बिल्कुल बैरल यानी कि ग्रुप, यानी कि जो बेलिंडा है बिल्कुल ग्रुप ऑफ बेयर जितनी ब्रेव थी। जो इंक और ब्लिंक थे वो इतने ब्रेव थे कि वो लायंस तक को चेस कर सकते थे। जो मस्टर्ड था वो इतना ब्रेव था जितना एक टाइगर गुस्से में ब्रेव होता है ना, उतना ब्रेव जो हमारा मस्टर्ड था। जो कस्टर्ड था वहीं पे जो है केज की डिमांड करता रहता था, वो हमेशा सेफ्टी की डिमांड करता रहता था। ठीक है, जो बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी कि मर्सीफुल यानी कि दया दिखा के। जो बेलिंडा थी वो कस्टर्ड को टिकल कर रही थी, उसे गुदगुदी कर रही थी, और बहुत ही अनमर्सीफुल यानी कि बिना दया दिखाए उस पर उसे टिकल कर रही थी। तो एक तरह से जो है बेलिंडा जो है कस्टर्ड के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, उसका फन बनाने की कोशिश कर रही थी। जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो कस्टर्ड को परसीवल बोले थे। परसीवल बेसिकली एक नाइट था जो बीच में जो है एक वॉर छोड़कर भाग गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिकली परसीवल एक नाइट था
जो हमेशा वॉर में जाने से डरता था, हु यूज़ टू फियर फॉर फ्रॉम गोइंग टू द वॉर, ठीक है, हु वॉज फियर टू फ्रॉम गोइंग टू द वॉर, ठीक है। उसका जो कस्टर्ड था वो एक ड्रैगन था, लेकिन वो फिर भी डरता रहता था। वो ऐसा उसे जितने भी इंक ब्लिंग और मस्टर्ड थे वो दे यूज टू टीज कस्टर्ड बाय सेइंग परसिवल दैट इज ही वॉज एन दे कंपेयर्ड हिम विद अ नाइट हु यूज टू फियर फ्रॉम गोइंग टू द वॉर। Similarly, Custard was also used to fear because he always demanded for a cage. और सब जो है उसका मजाक बनाए थे एक लिटिल रेड कार पे। अब जो बेलिंडा थी वो इतनी ज़ोर से हंसती थी कि वो पूरा घर हिला देता था। जो ब्लिंक थे वो हंसते कैसा था, वीक करके हंसता था। इंक और मस्टर्ड जो है वो कस्टर्ड की एज पूछ रहे थे। मतलब कि वो क्या है ना, कस्टर्ड की एज क्यों पूछ रहे थे वो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वो दिखाना चाहते थे, कस्टर्ड की एज पूछना चाहते थे, क्योंकि जो कस्टर्ड तो हमेशा केच ही डिमांड करता रहता था, तो उन्हें लगता था कि कस्टर्ड जो है बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो इसलिए उसकी एज पूछते थे कि भैया तू कितना छोटा है, ठीक है, अपनी एज तो बता, तू कितना छोटा है कि तू इतना हमेशा केच की डिमांड करते रहता है। और कस्टर्ड तब भी जो है केच की डिमांड करते रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, बड़ी नास्टी से एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी साउंड सुनते हैं वो सब लोग। और जो मस्टर्ड होता है, अब डॉग क्या होता है, जब भी डॉग को डेंजर महसूस होता है तो वो ग्राउल करता है, ठीक है। उसका जो मस्टर्ड है वो भी एक डॉग है, वो ग्राउल करता है, ठीक है। और सब लोग जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, भैया आवाज़ कहाँ से आई। तभी वो देखते हैं कि विंडो से जो है, विंडा यानी विंडो से एक पायरेट जो है क्लाइम करके उनके घर के अंदर घुस गया। उसके लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में एक पिस्टल है। उसने जो है अपने टीथ के अंदर जो है बिटवीन हिज टीथ ही हैड स्ट्रक अ डैगर। उसने जो है एक कटलेस ब्राइड यानी कि एक नाइफ जो है उसके दांतों के बीच में। उसकी काली दाढ़ी है। उसका जो एक पैर वो लकड़ी का बना हुआ है। और उसके उसे देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई अच्छे इंटेंशन से आया है। तो उसके लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में पिस्टल थी। उसके दांतों के बीच में जो है एक शार्प नाइफ था। और उसकी ब्लैक बियर्ड थी और उसका एक पैर जो है वुड का बना हुआ था। बेलिंडा बिल्कुल शॉक हो जाती है, वो हेल्प हेल्प की डिमांड करता है। वो जो बेलिंडा जो अपने आप को क्लेम करती थी कि वो बैरल, शी वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और वही बेलिंडा जो है अब डर जाती है। जो मस्टर्ड है वो जो मस्टर्ड क्लेम करता था दैट ही इज़ एज ब्रेव एज द टाइगर इन अ रेज, और वही मस्टर्ड जो है वो भाग जाता है टेरिफाइड हो गए। जो इंक है और ब्लिंग जो है, जो इंक और ब्लिंक जो क्लेम करते थे दैट इवन चेज अलायंस, now they got afraid and terrified after seeing pirate. Instead of helping Belinda, they also ran away like mustard. तो इंक थी वो क्या कर गई, वो तो भैया बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड यानी कि जो घर के नीचे वाले जगह थी ना वहाँ से भाग गई। सो इंक ट्रिकल डाउन यानी कि ट्रिकल डाउन का क्या मतलब है, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है रैन अवे। तो जो इंक थी ना वो शी रैन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो घर के जो नीचे वाला पार्ट था ना वहाँ पे भाग गई। शी रैन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो ब्लिंक था उसका आपने देखो ना, टॉम एंड जेरी में एक बहुत ही छोटा सा होल होता है जिसमें से जो जेरी होता है वो भाग जाता है, और जो टॉम है उसकी नाक लग जाती है और फिर वो ऐसे ऐसे वो गिर जाता है चक्कर खा के। ठीक उस तरह जो ब्लिंक था उसका भी एक छोटा सा होल था, माउस होल था, एक छोटा सा होल था, वो उसके अंदर जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत ही होशियारी से बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस दिखाता है और वो उसके अंदर छुप जाता है। लेकिन तभी बेलिंडा को बचाने के लिए वहाँ पे कौन आ जाता है, कस्टर्ड। कस्टर्ड जो अपना हमेशा केज की डिमांड करता रहता है वो आ जाता है बेलिंडा को बचाने के लिए। और वो इंजन की तरह यानी कि उसके नाक में से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, ठीक है। और क्लैश इज टेल्स लाइक आयरन इन अ डंजन, यानी कि जब हम आयरन बार्स जो अंडरग्राउंड प्रिजन होती है ना उससे हम क्या कहते हैं, डंजन बोलते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम किसी अंडरग्राउंड प्रिजन के अगर हम आयरन बार्स को अगर हम हिट करेंगे किसी चीज़ से तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक उसी तरह जब कस्टर्ड अपने टेल को जो है पटक रहा था वैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अ, अ, फिर क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग्स हुआ। और यहाँ पे अगेन वो ये कहना चाहते हैं कि जो कस्टर्ड था वो अपनी टेल की मदद से एक रिंगिंग लाइन साउंड प्रोड्यूस कर रहा था बाय हिटिंग इट टू द ग्राउंड। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद ही वेंट एंड पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म, तो जिससे रॉबिन जो है, रॉबिन हुड जो है वॉर्म पे अटैक, सॉरी रॉबिन हुड कह रहा हूँ, रॉबिन एक बर्ड है। और जिस तरह से रॉबिन एक बर्ड जो है वॉर्म पे अटैक करती है ठीक उससे कस्टर्ड भी पायरेट पे अटैक करता है। अब जो पायरेट था ही गेप यानी कि उसका मुंह खुला रह जाता है। जो पायरेट है वो बेलिंडा का ड्रैगन देखे बिल्कुल उसका मुंह खुला रहता है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। पॉकेट फ्लेगन ग्रॉग एंड ही गल्प यानी swallowed some ग्रॉग यानी कि अल्कोहल फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन यानी कि जो वाइट कलर का एक कंटेनर होता है जिसमें अल्कोहल रखते हैं। तो जो पायरेट होता है ना वो उस कंटेनर में से अल्कोहल पी लेता है ताकि वो अपने नर्वसनेस को कम कर सके। फिर क्या करता है, फिर वो जो है कस्टर्ड पे 2 बुलेट्स शूट करता है, लेकिन इससे कस्टर्ड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। कस्टर्ड तभी वैसा का वैसा ही रहता है, उस मतलब वो निशाने पे नहीं लगता, ठीक है, वो निशाने पे नहीं लगता। आखिर में जो कस्टर्ड है वो उसको स्वैलो कर लेता है।
फिर क्या होता है, बेलिंडा एम्ब्रेज। बेलिंडा जो है कस्टर्ड को हक कर लेती है बहुत ही टाइटली, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, बहुत ज़्यादा अफेक्शनली। जो मस्टर्ड होता है उसे लिक करता है, ठीक है। नो मन मोड फॉर द पायरेट विक्टिम, यानी कि कोई भी जो है पायरेट के लिए दुखी नहीं होता, क्योंकि सब लोग तो चाहते थे ना पायरेट वहाँ से चले जाए। और इंक और ब्लिंक भी जो है ग्ली यानी कि हैप्पीनेस में जो है गा रहे थे, यानी कि डांस कर रहे होते हैं। जो इंक और ब्लिंक थे वो भी बहुत ही खुशी से नाच रहे होते हैं कस्टर्ड के अराउंड, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट अगर हम प्रेजेंटली की बात करें, अच्छा ये सब हो गया। अब जो मस्टर्ड होता है वो कहता है कि वो तो भैया ट्वाइस एज ब्रेव था, मतलब मस्टर्ड कहता है कि वो फ्लस्टर्ड, यानी कि फ्लस्टर्ड का मीनिंग होता है कन्फ्यूज। मस्टर्ड बोलता है कि अगर वो कन्फ्यूज़ ना हुआ होता ना, तो वो खुद अपने दम पे जो है उस पैरेट को हरा देता। वो कहता है, जो मस्टर्ड होता है वो कहता है कि वो कस्टर्ड से 2 गुना ज़्यादा ब्रेव है, और बस वो फ्लस्टर्ड कर गया, यानी कि वो बस वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, वरना वो पैरेट को हरा देता। जो इंक और ब्लिंक होते हैं वो भी कहते हैं कि वो, अब जो इंक और ब्लिंक है वो कहते हैं कि वो कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है, बस वो थोड़ा सा डर गए, वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वरना वो भी जो है पायलट को हरा देते। और जो कस्टर्ड है वो उन्हें कहता है कि हाँ भाई तुम सब सही हो, तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। मस्टर्ड क्या बोलते हैं कि वो कस्टर्ड से 2 गुना ब्रेव है। इंक और ब्लिंक कहते हैं कि वो मस्टर्ड से 3 गुना, कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है। और कस्टर्ड कहते हैं हाँ सही है, तुम सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। तो कस्टर्ड यहाँ पे इससे शो करते हैं कस्टर्ड बहुत हम्बल था, मॉडेस्ट था, ठीक है। वो कभी भी अपनी ब्रेवरी की ब्रैग नहीं करता था, बोस्ट नहीं करता था अदर एनिमल्स की तरह। तो अब दिखा रहा है जो बेलिंडा है वो अभी भी उस लिटिल वाइट हाउस में रहती है, ठीक है, उस छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। अभी भी वो सब चीज़ें, अभी भी उनके पास वही पेट्स है ना। बेलिंडा अभी भी क्लेम करती है, और अभी भी जो कस्टर्ड है वो भी एक नाइस सेफ केज की तरह डिमांड करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से तो आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारी कौन सी चैप्टर आता है, मैडम राइट से बस वाला तो हो गया। अब आता है सरमन विनर से लास्ट पोएम आई थिंक। अब हमारी लास्ट पोएम बची है एन ग्रेगरी, तो पूरी इस वीडियो में हमारा हो जाएगा। तो एन ग्रेगरी जो पोएम है ये बेसिकली पोएट और यंग वुमेन के बीच में है। तो सबसे पहले, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तो यहाँ पे देखिए, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तो पोएट कहती है, यहाँ पे जो पोएट है हमारे W.B. यीट्स, वो एन ग्रेगरी को बोलते हैं, एन ग्रेगरी यंग वुमेन है, उसे बोलते हैं कि जितने भी यंग मैन है वो जो है तुम्हारे आउटसाइड ब्यूटी, तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी, तुम्हारे आउटर अपीयरेंस को देख के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो भी तुम्हारी पर्सनालिटी, नेचर या फिर इंटरनल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट नहीं होते। सब लोग तुम्हारी येलो कलर हेयर, जो तुम्हारी हनी कलर हेयर है ना, उसे देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जितने भी यंग मैन है ना, उन्हें एक रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो तुम्हारे आउटसाइड ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हारे इंटरनल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए सब लोग जो है रिजेक्शन फेस करते हैं, और सब लोग जो है वो होपलेस, यानी कि डिस्पेयर में, सब लोग डिस्पेयर में थ्रो हो जाते हैं, मतलब सब लोग जो है होपलेस हो जाते हैं। तुम्हारे जो ये हनी कलर हेयर है ना, ये तुम्हारे कानों के आसपास रैम्पर्ट्स है। देखो रैम्पर्ट्स क्या होता है, वॉल्स होती है जो एक कैसल को सराउंड करती है। तो पोएट कहते हैं जिस तरह से जो वॉल्स और कैसल को सराउंड करती है, ठीक इसी तरह जो तुम्हारे बाल है ना, वो तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी, तुम्हारी पर्सनालिटी को हाइड कर रहे हैं। और पोएट कहते हैं कि हमें जो है, हमें हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए हमें प्यार करना चाहिए, ना कि सॉरी, पोएट कहते हैं एन गैरी को कि जो जितने भी यंग मैन तुम्हारे को देख के अट्रैक्ट होते हैं ना, वो तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हारे येलो हेयर को देख के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो एंग ग्रेगरी होती है वो पोएट को बोलती है, ठीक है, वो क्या बोलती है पोएट को बोलती है कि वो अपने हेयर का कलर चेंज करवा देगी, वो उसे ब्राउन ब्लैक या कैरेट करवा देगी, कैरेट यानी रेड या ऑरेंज करवा देगी। तो बेसिकली यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, जो आउटर अपीयरेंस होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं और टेम्पररी होते हैं, वो कभी भी हम चेंज करा सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रू नेचर होता है वो एक पर्सन को डिफाइन करता है, और उसी के बेसिस पे हमें किसी पर्सन को जज करना चाहिए। हमें किसी की भी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। फिर पोएट क्या बोलते हैं कि दैट यंग मैन डिस्पेयर मे लव यू माई नॉट और येलो हेयर, ठीक है। तो वो एंग ग्रेगरी बोलती है कि अगर मैं अपने बालों का कलर चेंज कर दूँगी तो उससे क्या होगा, जितने भी यंग मैन है वो मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख कर अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो मेरे पर्सनैलिटी और मेरे ट्रू नेचर को देख के मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कोई भी मेरे आउटर अपीयरेंस को देख के अट्रैक्ट नहीं होगा अगर मैंने अपने बालों का कलर चेंज करवा दिया। तो पोएट आखिर में क्या कहते हैं, पोएट आखिर में कहते हैं कि उन्होंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन से सुना था। वो एक टेक्स्ट, वो उन्होंने जो है यस्टरडे, यानी कि पोएट कहते हैं कि पिछली रात को उन्होंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को बोलते हुए सुना था कि उनको एक टेक्स्ट मिला है जो प्रूव करता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ गॉड ही है जो हमें जो हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए हमें प्यार करता है। सिर्फ वही है जो हमें हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करता है। कोई भी हमारे बाकी जितने भी ह्यूमंस हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सब जो एक दूसरे के एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही है जो हमें हमारी पर्सनालिटी के लिए हमें प्यार करता है एंड लव अस फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है।
तो विलियम बटलर येट्स ने लिखी थी। तो बेसिकली अगर मैं ये तो मैं आपको शॉर्ट में हर एक पोएम पे मैंने बता दिया। अब मैं आपको 10 मिनट में मैं आपको हर एक पोएम का जो मैसेज डिलीवर कर रहा है पोएट, वो मैं आपको बताता हूँ। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स फॉर ऑल चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डस्ट ऑफ स्नो पे। तो डस्ट ऑफ स्नो हमें क्या बताती है पोएम? तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है में बेसिकली तीन मैसेज। सो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कन्वेज द मैसेज दैट नेचर हैज़ द नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म अ मूड एंड इट कैन टेक अवे ग्लूम फ्रॉम अस एंड इट कैन ग्लैडन आवर हार्ट एंड कैन मूव आवर स्पिरिट्स, ठीक है। एंड एवरी स्मॉल इंसिडेंट दैट टेक प्लेस इन अ लाइफ हैव क्रिएट सम इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। तो हर एक हमारी लाइफ में हर एक जो स्मॉल इंसिडेंट हो रहे हैं वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। वो पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये पोएम ये भी कहती है दैट द स्नो स्प्रेड्स इटसेल्फ ऑल ओवर इवनली एंड कैन इवन मेक इवन एन इनऑस्पिशियस थिंग लाइक क्रो एंड हेमलॉक ट्री इट्स इंस्ट्रूमेंट इन अ जॉयस मूड। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि हर एक नेचर में प्रेजेंट हर एक चीज़ जो है पॉजिटिव होती है। क्रो और हेमलॉक ट्री को ह्यूमन ह्यूमन इंसेप्शन, एक ह्यूमन कह सकते हैं, ह्यूमन परसेप्शन है कि हम जो है किसी भी चीज़ को इनऑस्पिशियस बोल देते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देख के, लेकिन असल में नेचर में प्रेजेंट हर एक चीज़ जो है पॉजिटिव होती है और हमारे लिए जो है पॉजिटिवली एक्ट करती है। नेचर के पास ये ताकत है कि वो हमारे इमोशंस को हील कर सकती है, चाहे वो एक क्रो के थ्रू या फिर हेमलॉक ट्री या किसी भी थ्रू। और ये पोएम ये भी हमें मैसेज देती है कि हमें जो है कभी भी अपनी लाइफ में हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और कभी भी हमें जो है होप लूज़ नहीं करनी चाहिए। और कभी भी जो ग्लूम है यानी सैडनेस है उसे हमारे माइंड पे ओवर पावर नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। जो जॉयज़ और सॉरोज़ है दे आर इनएविटेबल। हमें जो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड अपनाना चाहिए और हमें समझना चाहिए दैट एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। हर एक क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होती है, यानी कि हर एक जगह एक होप ज़रूर होती है। नेक्स्ट है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम क्या है? फायर एंड आइस पोएम हमें ये मैसेज देती है कि ह्यूमन इमोशन जैसे एंगर, लस्ट, जेलसी, ग्रीड, हेट्रेड, इंडिफरेंस, अगर ये सब बढ़ता रहा तो हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो पोएट कहते हैं हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना होने दें। साथ साथ हमें लव जैसी फीलिंग्स को, जनरॉसिटी, ब्रदरहुड जैसी फीलिंग्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पीस बढ़ेगी और हमारा जो वर्ल्ड है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पोएम है वो है हमारी टाइगर इन द जू। उसका तो मैंने अच्छा खासा बता भी दिया था, बट फिर भी चलो टाइगर इन द जू का मैं आपको बता देता हूँ। सो टाइगर इन द जू जो पोएम है ये बेसिकली हमें बताती है कि जो ह्यूमंस है, इट मॉक्स ऑन द ह्यूमंस, कि हम ह्यूमंस जो है वीकलिंग्स पे अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। हम वी ट्राई टू सेटाइट देयर आर फेक सुप्रीमेसी ओवर एनिमल्स, ठीक है। और हम एनिमल्स की फ्रीडम छीनते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। और साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि फ्रीडम का राइट सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बल्कि एनिमल्स को भी होता है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताते हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो किसी भी कॉस्ट पे नेचुरल हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने की नौबत में नहीं आनी चाहिए। हमें जो है कह सकते हो कि हमें जो है ह्यूमंस, हमारे पास माइंड है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, लेकिन हमें इसका नेगेटिवली यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें फॉरेस्ट को और इन सबको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ ये तो हमारा टाइगर इन द जू आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हाउ टू डेल वाइल्ड एनिमल्स। वैसे इसमें कोई खास मैसेज तो है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है एक ह्यूमरस पोएम है जो हमें बताता है कुछ डेंजरस वेज बताती है कुछ डेंजरस वे बताती है जिससे हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और थोड़ा जेंटल ह्यूमर भी हमें इस पोएम में मिल जाएगा। फिर बॉल पोएम हमें क्या मैसेज देती है? सो दिस पोएम बेसिकली डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ बॉय ओवर द लॉस ऑफ बॉल। द बॉल सीम्स टू बी symbolizing the poet's childhood. He was clinging on to his childhood for so long and now becoming an adult. He will now have to shoulder responsibilities and scared of the challenges and the changes in his life. With that first loss, he senses his first responsibility in this materialistic world, where हमें जो है क्या करना चाहिए, where we should take care of our love things and our possessions, because if they will lose then we have to face a lot of pain. The poet says that we should that one day we will lose our love things, but we must move forward in life and should not waste our precious time. समझ में आ गया? फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट पोएम कौन सी है? नेक्स्ट पोएम हमारी क्या है? अमेंडा है, आई थिंक, है ना? हाँ, नेक्स्ट पोएम हमारी अमेंडा। तो अमेंडा क्या थी? एक फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल थी, है ना? तो इस पोएम ये क्या मैसेज कन्वे कर दिए? दैट चिल्ड्रन नीड टू बी अलाउड मोर लिबर्टी इन सब मैटर्स। चिल्ड्रन को कुछ कुछ मैटर्स पे लिबर्टी प्रोवाइड करने में कोई बुराई नहीं है।
Excess of nagging can make them careless and they can even turn a deaf ear to the instruction of elders. तो बहुत ज़्यादा एक्सेस नैगिंग की मदद से क्या हो सकता है कि वो केयरलेस हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जो है वो पेरेंट्स के लिए एक हेट भी डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को एक ड्रीम्स और इमेजिनेशन के वर्ल्ड में भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे अमेंडा ने किया था, ठीक है। इन फैक्ट द पोएम इनडायरेक्टली एम्फसाइज द नीड ऑफ अ हेल्दी बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। इनडायरेक्टली बताता है कि एक पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में एक हेल्दी बॉन्ड होना चाहिए। पेरेंट्स को एक्सेस नैगिंग नहीं करनी चाहिए चिल्ड्रन पे, इससे क्या होगा, चिल्ड्रन केयरलेस हो गए और फिर वो एस्केप करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस में और ड्रीम्स में, है ना। और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि हम कि चिल्ड्रन को थोड़े बहुत मैटर्स में लिबर्टी देना कोई बुरी बात नहीं है, और ज़्यादा एक्सेस ऑफ नैगिंग से क्या हो सकता है, वो केयरलेस हो सकते हैं। और चिल्ड्रन को भी समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं उनके अपब्रिंगिंग के लिए कर रहे हैं, और हमें उनकी तरफ जो रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट पोएम आती है वो है फॉग। फॉग पोएम मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि फॉग पोएम में जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं हमें उसका सामना करना चाहिए, और यही सब है, उसमें और तो कुछ है नहीं। ट्रीज पोएम में देखो, ट्रीज पोएम में बेसिकली दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली चीज़, द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज़ द नीड फॉर ग्रोइंग ट्रीज एंड रिस्टोरिंग द फॉरेस्ट। पहली चीज़ हमें क्या है कि हमें फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहिए, ट्रीज उड़ानी चाहिए, एफोरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। मैन हैज़ प्राइड टू डोमिनेट एंड सप्रेस नेचर बाय कन्फाइनिंग द ट्रीज। तो हमने क्या किया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर हमने ट्रीज़ को क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, ठीक है। इससे हम अपनी फेक डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नेचर को हम सबड्यू नहीं कर सकते, नेचर को हम हरा नहीं सकते। वी कैन नॉट कॉन्कर द नेचर, ठीक है, वी कैन नॉट कॉन्कर ओवर द नेचर एंड वी कैन नॉट एंड वी ट्राई टू सटाइट आवर फेक सुप्रीमेसी एंड डोमिनेंस बाय कन्फाइनिंग द ट्रीज विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। और एक दिन क्या होगा, पोएम कहती है कि एक दिन जितने भी ट्रीज़ है वो स्ट्रगल करके वापस अपने फॉरेस्ट चले जाएंगे। इस पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग है वुमेन से, है कि ट्रीज़ को वुमेन से कंपेयर किया है, जिस तरह से ट्रीज़ है, ठीक है, उससे वुमेन को भी बहुत स्ट्रगल करा गया है ताकि वो जो है हाउस के चार दीवारों को जो है, चार दीवारों के जो रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द पोएम हैज़ अ सिंबॉलिक मीनिंग एंड ऑल्सो एल्यूड्स टू एन एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ द कंपैरिजन of the trees with women. Like the trees, women also struggle to break the constraints and restriction of four wall of the house and move to progressive world outside, ठीक है। तो ट्रीज़ की तरह वो भी जो है स्ट्रगल कर रही है ताकि जितने भी रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट्स जो सोसाइटी ने उन पर लगाया उसे वो ब्रेक कर सके और वो वर्ल्ड में जा सके, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके, ठीक है। इसके बाद टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन हमें क्या मैसेज देती है, तो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन हमें मैसेज देती है दैट एवरी वन हैज़ इट्स ओन कैपेबिलिटीज़। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है और हमें किसी को भी उसके अपीयरेंस के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, अपीयरेंस के बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो इस पोएम में जितने भी बेलिंडा उसके पेट्स हैं वो सब अपनी ब्रेवरी की ब्रैग करते हैं, बोस्ट करते हैं, बट आखिर में जो कस्टर्ड ही होता है जो बेलिंडा की बचाता है, सारे एनिमल्स को पायरेट से बचाता है। तो जिसको हम कंसिडर कर रहे थे कवर्ड, वही आखिर में ब्रेव निकला और उसने जो है बेलिंडा की और बाकी सबकी रक्षा करी। तो इसमें आयरनी भी हमने बता दी थी आपको कि कस्टर्ड जो हमेशा सेफ की मांग करते रहते थे, लेकिन आखिर में वही पायरेट से जो है उसने कॉन्फ्रंट करा और लड़ा, और बेलिंडा बैट जो अपनी ब्रेवरी की ब्रैग करते थे आखिर में वही भाग गए। फिर हमारी जो लास्ट पोएम है वो है हमारी एन ग्रेगरी। सो दिस पोएम बेसिकली एन ग्रेगरी टचेस अपॉन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनल ब्यूटी। जो एन ग्रेगरी पोएम है कि बेसिकली एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बताती है कि इंटरनल ब्यूटी की। और ये जो पोएम है यंग मैन और यंग वुमन के बीच में कन्वर्सेशन है, जिसमें जो पोइट है वो एन ग्रेगरी को बताते हैं कि जितने भी यंग मैन हैं वो एंग ग्रेगरी की ब्यूटीफुल हेयर देख के उसे एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन असल में एंग ग्रेगरी ये नहीं चाहती कि वो जो है सब उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो, सब वो चाहती कि सब उसके पर्सनैलिटी को देख के अट्रैक्ट हो, इसलिए वो अपने हेयर कलर चेंज कराने के लिए भी तैयार थी। लेकिन आखिर में रिवील होता है सिर्फ गॉड ही जो हमारे इंटरनल ब्यूटी के लिए हमें प्यार करते हैं। So the poet says it's impossible to find a person in our life who loves us for us and appreciates our internal beauty। मतलब कि पोइट कहते हैं कि ऐसा बहुत ही कम है, बहुत ही इम्पॉसिबल है एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जो हमारे इंटरनल ब्यूटी के लिए हमें प्यार करता हो, हमारे एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए हमें प्यार नहीं करता हो। ही मीन्स दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड समवन हु लव्स यू फॉर योर क्वालिटीज़ एंड नॉट फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी। वो कहते हैं कि किसी को भी ढूंढना, मतलब कि ऐसे पर्सन को ढूंढना जो हमारे एक्सटर्नल क्वालिटी और एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट ना हो,
ये बहुत ही रेयर होता है। और पोएट कंक्लूड करते हैं कि जो गॉड है सिर्फ वही हमें जो है हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए हमें प्यार करते हैं। और हमें ये भी बताते पोएम जो है हमें इनडायरेक्टली ये भी बताती है दैट पीपल आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स टू बी वैल्यूड फॉर द क्वालिटीज़। ठीक है, पीपल आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स टू बी वैल्यूड फॉर द क्वालिटीज़ और रिचेस। पीपल, ठीक है, हमें लोगों को जो है उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी और उनके आउटर अपीयरेंस को देख कर उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके इंटरनल ब्यूटी, उनके ट्रू नेचर की तरफ हमें देख के उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें एडमायर करना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ ये भी बताते हैं आउटवर्ड अपीयरेंसेस आर एक्सटर्नल, और मतलब कि दे आर सुपरफिशियल और दे आर आर्टिफिशियल। तो इसी के साथ सारी पोएम की रिवीजन पूरी होती है। आई होप यू लाइक इट। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारे चैप्टर्स की नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप देख सकते हो। बाय।